राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी, उसके बाद फिर शोक प्रस्ताव रखे जाएंगे और 21 फरवरी को यानी कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो इस वक्त विधानसभा की कार्यवाही सबसे पहले सीधा प्रसारण खबरें अभी तक पर। कुछ ही पलों में आप बने रहिए, कुछ ही पलों में ये देखिए शुरुआत हो चुकी है, राज्यपाल पहुंच चुके हैं डाइस पर। ये सीधी तस्वीर इस वक्त हरियाणा विधानसभा की आप देख रहे हैं। आज हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही, बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और अभिभाषण के बाद शोक प्रस्ताव रखे जाएंगे। फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और 23 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। ये भी है कि अभी नजर नहीं आया अनिल विज विधानसभा में। माननीय राज्यपाल महोदय का अब हरियाणा विधानसभा में पहुंचने पर स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता अस्वस्थ होने की वजह से कि सदन को वो शामिल नहीं हो पाएंगे विधानसभा की इस कार्यवाही में आज। और अब सीधा राज्यपाल का अभिभाषण कुछ ही पलों में आप सुनने वाले हैं। बजट सत्र की शुरुआत और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा से लाइव खबरें अभी तक पर। सम्मानित सभासद बंडारू दत्तात्रेय अभिभाषण शुरू कर चुके हैं। 14 बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज़ादी के 75वें वर्ष में हमारे महान राष्ट्र के अमृतकाल का हरियाणा विधानसभा का यह पहला सत्र है, इसलिए इस सत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है और आप सभी से उच्च स्तर की प्रतिबद्धता व्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है। मेरी सरकार की दूरदर्शिता व दृढ़ता और हरियाणा के हर नागरिक के ईमानदार प्रयास 25 साल के अमृतकाल में भारत को विश्व का सिरमौर बनाना सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में वर्ष 2047 में विकसित भारत इंडिया एट 100 के विजन पर प्रकाश डाला था। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 25 वर्ष की योजना बनाने के लिए एक ऐसे विजन की आवश्यकता है जो ऊर्जा का दोहन करे और सभी ताकतों व नागरिकों को एक जमीनी आंदोलन के लिए एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रेरित कर सके। माननीय सभासदों, दूरदृष्टि स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, भविष्य का महान भारत बनाने का संपूर्ण रहस्य संगठन, शक्ति संचय और इच्छा शक्तियों के समन्वय में निहित है। मेरी सरकार हमारे देश द्वारा G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करने और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करने पर गर्व का अनुभव करती है और राष्ट्र को सलाम करती है। भारत सरकार द्वारा दुनिया के
विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन का प्रावधान करने और भूकंप प्रभावित तुर्की को हम हर संभव आपदा राहत देने से वसुधैव कुटुंबकम की सोच और व्यापक हो जाती है। इसी तरह मेरी सरकार ने उत्तराखंड में जोशीमठ आपदा में प्रभावित लोगों को भी राहत सामग्री भेजकर मदद की है। माननीय सभासदों, मेरी सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सरकारी कार्यप्रणाली में तालमेल तथा कार्य को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई विभागों का विलय किया है। इससे शिक्षा, बिजली, खेल, पर्यावरण, समाज कल्याण, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, रोजगार, उद्यमिता और कई अन्य क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होगी। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योग व आधारभूत संरचना संबंधित कार्य उद्योग विभाग को सौंपा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी की नागरिक केंद्रित सेवाओं का नागरिक संसाधन सूचना विभाग में विलय किया गया है। अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभागों को सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग में समेकित किया गया है। युवा मामले विभाग को कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण और रोजगार विभाग में विलय करके उद्यमिता पर बल देते हुए इसका नामकरण युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग के रूप में किया गया है। सुशासन। माननीय सभासदों, आज नागरिकों द्वारा शासन कम सुशासन अधिकतम को पसंद किया जा रहा है। कई नवाचारों से और मानव हस्तक्षेप घटाने से कदाचार पर अंकुश लगा है और गुणवत्तापूर्वक सेवा प्रदायगी सुनिश्चित हुई है। डीबीटी सुविधा, ऑटो अपील प्रणाली, परिवार पहचान पत्र योजना और स्वामित्व, मेरा पानी मेरा विरासत, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आधुनिक राजस्व रिकॉर्डिंग रूम, जन सहायक एवं गवर्नेंस फाइली, ई खरीद, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और कई अन्य पहलों ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और हरियाणवी एक के प्रति मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। मेरी सरकार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाया है, जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्य सचिव फिलहाल 15 विभाग की कुल 98,000 करोड़ रुपए की अनुमानित परिव्यय की 91 परियोजनाओं की निगरानी करती है। मेरी प्रगतिशील सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन करने और लोगों के कल्याण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल रखने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। अब गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5G सेवाएं उपलब्ध है और आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में 5G सेवाएं शुरू की जाएगी। नागरिकों को सेवाओं की पेपरलेस और फेसलेस प्रयागी को प्रोत्साहित करने के लिए परिवार पहचान पत्र एक अनूठी ई गवर्नेंस स्कीम है। परिवार सूचना आंकड़ा कोष में अब 73,11,000 परिवारों जिनकी
जिनकी सदस्य संख्या तो 2,28,00,000 है का उद्यतन आंकड़ा उपलब्ध है। मेरी सरकार का आगामी वर्ष में सभी सरकारी डेटाबेस और सरकारी योजनाओं को जोड़ने के लिए पीपीपी के दायरे का और विस्तार करने का इरादा है। मेरी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। सरकार के भ्रष्टाचार रोधी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड लगातार काम कर रहा है। वर्ष 2022 में दौरान सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने कुल 1,303 छापे मारे। इन छापों के परिणाम स्वरूप 456 प्राथमिकी दर्ज की गई और 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन छापों में खाद्य पदार्थों में मिलावट, अवैध खनन, वाहनों की ओवरलोडिंग, अवैध शराब, बिजली चोरी, सरकारी कार्यालयों की औचक जांच आदि मुद्दे शामिल हैं। भ्रष्टाचार रोधी इस अभियान के दौरान वर्ष 2022 के दौरान हरियाणा राज्य सतर्क ब्यूरो, जिस अब भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के रूप में नया नाम दिया गया है, ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 193 सरकारी कर्मचारियों और 27 निजी व्यक्तियों को 246 केसों में भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। अंत्योदय। माननीय सभासदों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है, मेरे सपनों का स्वराज गरीबों का स्वराज है। इसका सार है कि राज्य सभी प्राणियों के लिए प्रति करुणा और मैत्री भाव रखे। मेरी सरकार सभी स्कीमों का पूर्ण लाभ देने और अंत्योदय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि सभी पात्र लाभार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी इनसे वंचित न रहे। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये और उससे अधिक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। वर्तमान ऋण योजनाओं, कौशल विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों के निजी या मजदूरी रोजगार से जोड़ने और उनकी आय में वृद्धि की सुविधा के लिए अभी तक ऐसे 3,35,000 परिवारों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रुपये से कम है। गरीब से गरीब परिवार की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उद्यान योजना में पशुपालन एवं डेयरी विभाग को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस योजना के तहत कुल 68,257 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 60,347 आवेदन बैंकों को भेजे गए और 904 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। अभी तक 17,466 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए और सब्सिडी राशि के रूप में 27 करोड़ 32 लाख रुपए जारी किए गए। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड ने सांझी डेयरी स्कीम शुरू की है, जिसमें पशु आहार, चारा और पशु चिकित्सा सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी। इच्छुक किसान के एक सहकारी समिति गठित करेंगे, जो दूध संघों की मौजूदा डेयरी सहकारी समिति का हिस्सा होगी। मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और उपभोक्ताओं को उनके घर द्वारा पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 750 हरित रिटेल आउटलेट खोले। करीब 1 साल पहले शुरू होने के बाद से हरित प्रोजेक्ट ने करीब
150 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। 1,80,000 रुपये से कम पारिवारिक आय वाली हरित फ्रांचाइज को 1 लाख रुपये तक बुनियादी ढांचा तथा अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निरोगी हरियाणा स्कीम, जिसमें 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जांच की जाती है, के तहत जनवरी 2023 तक 1,60,000 लोगों की जांच की गई है और लगभग 15 लाख नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। मेरी सरकार ने 21 नवंबर 2022 को अंत्योदय इकाइयों का व्यापक स्वास्थ्य बीमा सिराई योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य आयुष्मान भारत के लाभों को 29 लाख अंत्योदय परिवारों अर्थात 1,80,000 रुपये का इससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक पहुंचाना है। सिराई योजना के तहत 46,70,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। राज्य की जनसंख्या में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का व्यापक विस्तार करने के लिए लाभार्थियों के चयन के लिए पीपीपी के डेटाबेस के अनुसार आय मानदंड का उपयोग किया गया है। मेरी सरकार ने बीपीएल एएवाई राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से नया रूप दिया है और सरल बनाया है। पीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक लाभार्थी को घर द्वारा पर सक्रिय रूप से लाभ प्रदान करना है। इसके लिए लाभार्थी को अलग से सरकारी एजेंसी की निरीक्षण या सत्यापन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और न ही प्रमाण के रूप में दस्तावेज जमा करना होगी और न सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता होगी। पिछले वर्ष शीघ्र प्रदायगी के लिए कई योजनाओं को और सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा गया है। अप्रैल 2022 में सक्रिय रूप से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया गया था। इसके बाद अगस्त 2022 में पिछड़े वर्ग और आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई। जनवरी 2023 तक 3,63,000 एससी प्रमाण पत्र, 1,86,000 बीसी प्रमाण पत्र और 2,34,000 आय प्रमाण पत्र सक्रिय रूप से बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाए आवेदक को जारी किए गए हैं। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण। माननीय सभासद, दिसंबर 2022 के अंत तक गरीब रेखा से नीचे रहने वाले निराश्रित बच्चों और विधवा, तलाशकुद, निराश्रित अनाथ को विवाह सहायता के लिए 116 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 27,270 छात्रों को छात्रवृत्ति पर 23 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। 8,838 आवास मरम्मत लाभार्थियों को 71 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। समाज के कमजोर वर्ग अर्थात वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, किन्नौरे, निराश्रित बच्चों, केवल बेटियों वाले माता पिता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों और कश्मीरी विस्थापितों को पेंशन की वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को निश्चित और समयबद्ध तरीके से पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप इस निर्णय को लागू करने और विभिन्न विभागों में संवर्गवार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कमी का आकलन करने का कार्य एक रैशनलाइजेशन आयोग को सौंपा जा रहा है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, एससी बीसी का कल्याण
और अंत्योदय विभाग आयोग को सभी सहायता प्रदान करेगा और कमी के आकलन के आधार पर वर्ग ए, बी, सी और डी पदों पर पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। सभी के लिए आवास। माननीय सभासद, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी आधारित निर्माण के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 28,572 लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 482 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 29,711 मकानों के लक्ष्य की तुलना में 28,837 मकानों की स्वीकृति प्रदान की दी गई है, जिनमें से 21,932 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। श्रम कल्याण। माननीय सभासदों, कारोबार सुधार कार्य योजना 2022 के अनुसार श्रम विभाग के 4 आवश्यक सेवाओं में आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों की समाप्ति के बाद ऑटो जनरेटेड ऑनलाइन डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान कर दिया है। कुरुक्षेत्र और तरावड़ी में नए ईएसआई औषधालय चालू हो गए। जाडली औषधालय शीघ्र ही कार्य करने लगेगा। कैशलेस आधार पर ईएसआई लाभार्थियों को विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के लिए 109 निजी अस्पतालों की सूचीबद्ध किया गया है। मेरी सरकार 100 बिस्तरों वाली 6 नए ईएसआई अस्पताल और 14 नई ईएसआई डिस्पेंसरी का निर्माण करने जा रही है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान। माननीय सभासदों, राज्य सरकार का रक्षा कर्मियों, पूर्व रक्षा कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ साथ उनके परिवारों की कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदनों के निर्माण की पहल करेगा। सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक अधिकारियों और सैनिकों के योगदान के लिए सरकार 20-20 करोड़ रुपए की लागत से 2 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित करेगी। हिसार, अंबाला, सिरकी दादरी और रोहतक में हाल की अग्निवीर भर्ती रैलियों के दौरान हरियाणा से 1,821 अग्निवीरों की भर्ती की गई है। कृषि, किसान कल्याण और खाद्य आपूर्ति। माननीय सभासदों, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का केवल 1.54% है और केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। हरियाणा को अपनी अभिनव और कृषि अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों के लिए भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्टेट एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। मेरी सरकार ने सदैव कृषि और बागवानी पर जोर दिया है और मुझे ये कहते हुए गर्व है, कृषि और बागवानी का संयुक्त बजट 2014 में 1,026 करोड़ रुपए से 4 गुना से अधिक बढ़ाकर 2022 में 4,379 करोड़ रुपए हो गए। कृषि और बागवानी बजट में 2014 से 2022 तक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 19.9% है। वर्ष 2022-23 में हर खेत स्वस्थ के अभियान के तहत पहली बार 30 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों में अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम के तहत 107 लागू मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। वर्ष
2022-23 में कुल 7,500 किसानों, जिनमें 156 महिला किसान, 255 युवा किसान और 405 अधिकारी शामिल हैं, को प्राकृतिक खेती अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। प्राकृतिक खेती के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया और अब तक 6,000 से अधिक किसानों ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष है और राज्य सरकार बाजरा फसलों के अनुसंधान और उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दे रही है। उस उद्देश्य के लिए करीब 2023 से भिवानी में एक पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र काम करना शुरू कर देगा। बागवानी, माननीय सभासदों, बागवानी विभाग ने वर्ष 2022-23 में किसानों के लिए गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाई है। संकर किस्म की सब्जियों की पौध की संख्या 1 करोड़ से बढ़ाकर 1,50,00,000 कर दी है। उपज बढ़ाने के लिए बागवानी में वर्टिकल फार्मिंग की नवीन तकनीकी अपनाई गई। बागवानी की सभी योजनाओं और घटकों के तहत किसानों की आसान पहुंचाने के लिए एकीकृत सब्सिडी पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर 25,000 किसान पंजीकृत हो चुके हैं। वर्ष 2022-23 में बागवानी किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना नामक स्थापित फसल बीमा योजना शुरू करने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। इसमें 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है और प्रीमियम की राशि 750 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक 1,000 रुपये प्रति एकड़ में और बीमा राशि 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये प्रति एकड़ है। पशुपालन और डेयरी, माननीय सभासदों, मेरी सरकार मुंह खुराकी बीमारी के लिए एक संयुक्त वैक्सीन का उपयोग करके मवेशियों और भैंसों के मुंह खुर की बीमारी और हेमरेजिक सेप्टिसीमिया को रोगों से राज्य को मुक्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। हरियाणा एकमात्र राज्य है जिस भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक पायलट परियोजना के रूप में संयुक्त वैक्सीन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। विभाग ने हाल ही में लंपी त्वचा रोग के प्रकोप को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। इसने पूरे देश में पशुपालन क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव डाला। कड़े नियंत्रण उपायों और टीकाकरण के परिणाम स्वरूप नवंबर 2022 के बाद लंपी त्वचा रोग का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य के पशुपालकों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं और अब तक बैंकों द्वारा 1,04,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्य में 70 चल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। सहकारिता, माननीय सभासदों, मेरी सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने की राज्य परामर्शित मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। अब बढ़ा हुआ मूल्य अगेती किस्मों के लिए 372 रुपये प्रति क्विंटल और मध्य पछौती किस्मों के लिए 365 रुपये प्रति क्विंटल है। वर्ष 2021-22 में ब्याज के लिए करनाल एवं शाहबाद सहकारी चीनी मिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः तकनीकी दक्षता एवं उच्चतम गन्ना पेराई में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार द्वारा
14 फरवरी 2023 को पानीपत चीनी मिल में 90 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के इथेनॉल संयंत्र का शिलान्यास किया गया है। हैप्पी ने 2022 में सऊदी अरब को 20,000 मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया है और लगभग 2 करोड़ 18 लाख अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। सिंचाई एवं जल संरक्षण मेरी सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न एसटीपी के उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से किया जा रहा है। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत के 22 कार्य प्रगति पर है। 1 लाख एकड़ कमांड क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई स्थापित करने के लिए वर्ष 2022-23 में लगभग 450 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार रावी व्यास नदियों के हिस्सों का पानी राज्य को दिलाने के लिए एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। सरस्वती नदी के पुनर्जीवन परियोजना के तहत आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए प्रारंभिक स्वीकृतियां और डिजाइन का काम चल रहा है। अक्टूबर 2023 में पहले काम शुरू होने का संभावना है। शिक्षा और रोजगार माननीय सभासदों, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और अमृतकाल के दौरान भारत की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए कौशल और सशक्तिकरण प्रमुख कारक होंगे। मेरी सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए चौतरफ सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उद्यमिता को बढ़ावा देगी। नई उद्यमशीलता गतिविधियों और स्टार्टअप को शुरू करने के लिए इंक्यूबेशन केंद्रों और नवाचार केंद्रों के माध्यम से एक पूर्ण परिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया जाएगा। ये इंक्यूबेशन केंद्र विचारों के विकास तृण तक पहुंच, कौशल और व्यक्तित्व विकास में सहायता करेंगे। मेरी सरकार उभरती टेक्नोलॉजी जैसी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कौशल कार्यक्रम प्रदान करेगी। छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने तथा विज्ञान और गणित विषयों में छात्रों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए बुनियादी कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों में स्थापित 91 बुनियादी केंद्रों में 2900 छात्र छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार द्वारा कई पहल की गई है। इनमें टैबलेट आधारित अधिगम योजना, निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के लिए नवीन शिक्षण, अध्ययन, अभ्यास, विवेचनात्मक सोच और 21वीं सदी के कौशल को बढ़ाने के लिए स्टेम प्रयोगशालाओं की स्थापना, कैरियर परामर्श का प्रावधान, छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन और सैनिटरी नैपकिन का प्रावधान शामिल। हरियाणा के 1186 विद्यालय में 15 व्यावसायिक कौशल प्रदान कर व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक 1,90,000 विद्यार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा के तहत नामांकन किया गया है। विद्यार्थियों को उद्योग जगत से रूबरू कराने के लिए 50 इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किए गए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्तल में उन्नत प्रशिक्षण एवं अध्ययन केंद्र की स्थापना की जा रही है। तकनीकी शिक्षा में
तकनीकी शिक्षा के छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने 4 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों की उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए। बहुतकनीकी संस्थानों में तकनीकी छात्रों की नियुक्ति प्रतिशत लगभग 74% है। विभाग ने 5 जिलों में स्टार्टअप इनक्यूबेटर की स्थापना की है। अंबाला सावनी में 5 एकड़ क्षेत्र में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के तहत 495 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से 26,002 करोड़ रुपए की निवेशी तथा 37,566 व्यक्तियों के रोजगार के 188 समझौते ज्ञापनों का कार्यान्वयन विभिन्न स्तर पर चल रहा है। मानव संसाधन माननीय सभासदों, विभिन्न सरकारी विभागों के लगभग 1,06,000 मौजूदा स्वामित्व कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लाया गया है। समय पर वेतन के भुगतान के साथ साथ ईपीएफ, ईएसआई और श्रम कल्याण आदि से संबंधित सभी वैधानिक अनुपालनों का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा 6,736 नए उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी किए गए। सरकारी नौकरियों में बार बार आवेदन करने से युवाओं को छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण और सामान्य पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में ग्रुप सी के 13,275 पदों पर भर्ती की गई है। इसके अलावा ग्रुप सी और ग्रुप डी के 56,354 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह चालू वर्ष में हरियाणा लोक सेवा आयोग ने राज्य के विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 777 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 7,862 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू गई है। कानून व्यवस्था माननीय सभासदों, निरंतर प्रयासों और निगरानी के कारण हरियाणा 112 ERSS परियोजना के तहत पुलिस ERVS का औसत प्रतिक्रिया समय अगस्त 2021 में 11 मिनट 36 सेकंड से घटकर दिसंबर 2022 में 8 मिनट 22 सेकंड हो गया है, जो कि देश में दूसरा सबसे अच्छा है। कानून एवं व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पुलिस आयुक्तालय सोनीपत अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2022 के दौरान 81 नए साइबर क्राइम पुलिस थाने स्थापित किए गए, जिससे राज्य में इनकी कुल संख्या 29 हो गई है। इसी वर्ष के दौरान 2000 से अधिक साइबर मामले दर्ज किए गए और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस वर्ष के दौरान 4,977 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की भी स्थापना की गई है। अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा पुलिस को सभी प्रमुख राज्य पुलिस बलों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है। हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा CCTNS ICJS में श्रेष्ठ पद्धतियों पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन के दौरान फॉरेंसिक पिलर के तहत अंतर परिचालन औपचारिक आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन की श्रेणी में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री द्वारा हरियाणा पुलिस को 14 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति निशाने से सम्मानित किया। यह सम्मान प्राप्त करने वाला हरियाणा देश का 10वां राज्य बना है। खेल
माननीय सभासदों, खेलों में हरियाणा के युवकों की उपलब्धियों का जिक्र आते ही हमें गर्व की अनुभूति होती है। मेरी सरकार ने राय सोनीपत में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है और मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय राय सोनीपत को भी विश्वविद्यालय के प्रशासन के अधीन लाया गया है। हरियाणा ने 4 से 13 जून को 2022 तक पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें 36,000 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 8,500 अधिकारियों ने भाग लिया। इन खेलों में 137 पदक जीतकर हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने 41 स्वर्ण पदक समेत 128 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हरियाणा के 42 खिलाड़ी 210 खिलाड़ियों वाले भारतीय दल का हिस्से थे। भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते, जबकि अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। इनका भारत द्वारा जीते गए कुल 61 पदकों में से 32.78% का योगदान है। महिला सुरक्षा और अधिकारिता। माननीय सभासद, नारी सामंजस्य कुशल वास्तुकला अर्थात महिला समाज की कुशल वास्तुकार है। मेरी सरकार की भी यही धारणा है और हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना उन परिवारों की महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है। महिला उद्योगों को वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक की ऋण उद्यम स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें 3 वर्ष तक ब्याज में 7% की छूट दी जाती है। सरकार प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना लागू कर रही है, जिसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को केवल पहले बच्चे के लिए 3 किस्ती में 5,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। अब मेरी सरकार दूसरे बच्चे के लिए भी यही लाभ देने जा रहे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 833 था, जो अब दिसंबर 2022 में सुधरकर 917 हो गया है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत लगभग 7,74,000 बच्चों और लगभग 2,86,000 गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को सप्ताह में 6 दिन के लिए 6 फ्लेवरों में 200 मिलीलीटर फोर्टिफाइड किम्ड दूध वितरित किया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के समर्थ में छात्राओं को उनके निवास स्थान से शिक्षण संस्थानों तक राज्य में 150 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। पूरे राज्य में छात्रों के लिए समर्पित लगभग 250 बसें चलाई जा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत। माननीय सभासदों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के रूप में शिक्षित नागरिकों का चुनाव कराकर एक बड़ी छलांग लगाने के बाद मेरी सरकार सक्रिय रूप से उनकी क्षमता का निर्माण करके और उन्हें कार्य और धन हस्तांतरित करके उनके सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं के
तीनों स्तरों का अब अधिक भूमिकाएं और उत्तरदायित्व दिए जा रहे हैं। हम सभी पंचायती राज संस्थाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को बिजली की खपत पर पंचायत कर और स्टाम्प शुल्क पर अधिभार जैसे कराधान के विभिन्न अधिकार देकर उनके अपने संसाधनों और राजस्व को बढ़ाने की योजना बना रही है। मेरी सरकार ने PRI को उनके अपने कोष से खर्च करने की पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की है। मेरी सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर लैंगिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए हम हुए आम चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों के आधी महिला है। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग ए के व्यक्तियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। ग्रामवासियों और सरकार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मेरी सरकार द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल की एक अनूठी पहल शुरू की गई। अब तक पोर्टल पर 15,553 मांगें प्राप्त हुई है, जिनमें से 7,693 मांगों की जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विभागों की आवश्यक कार्रवाई हेतु सिफारिशें की जा चुकी है। शहरी विकास। माननीय सभासदों, मेरी सरकार शहरी अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन को उच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए उचित कदम उठाए और तदनुसार विकास कार्यों के समय पर निष्पादन के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर पालिका की दुकानों मकानों जो 20 वर्ष के लिए लीज किराए पर थी, उन्हें बेचने की नीति बनाई। अब तक इस पोर्टल पर 9,766 आवेदन प्राप्त करे हुए, जिनमें से 2,126 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके और 5,724 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। सरकार द्वारा नगर दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है और इसे हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। इसमें नागरिक जनप्रतिनिधि राज्य के सभी विभागों के विकास कार्यों और योजनाओं से संबंधित अपने मांग, सुझावों, आपत्तियों और शिकायतों को रख सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत पानी की आपूर्ति, सीवरेज जल निकासी और कारकों तथा हरित स्थलों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत 1,70,000 पानी के कनेक्शन और 1,70,000 सीवर कनेक्शन दिए गए। इसके अलावा 1,755 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन, 1,633 किलोमीटर सीवर लाइन और 158 किलोमीटर वर्ष के पानी की निकासी की पाइपलाइन बिछाई गई है और 20 सीवरेज उपचार संयंत्र स्थापित किए गए। 42 स्थानों पर कई वर्षों से नगर पालिका के कचरे की डंपिंग के कारण अधिकृत मूल्यवान भूमि के सुधार के लिए कदम उठाए गए और पुराने कचरे के जैव उपचार के लिए 238 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आवंटित की गई है। इसके परिणाम स्वरूप अब तक कुल 105 एकड़ भूमि का सुधार किया जा चुका है। बिजली। माननीय सभासद, मेरी सरकार सभी को स्वच्छ और पर्यावरण की अनुकूल बिजली उपलब्ध करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए बाजार की शक्तियों को विकसित कर बिजली क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 24/7
बिजली की आपूर्ति की प्रतिबद्धता के साथ मेरा गांव युग्म गांव के तहत 1606 फीडरों के माध्यम से 5682 गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रहा है। मेरी सरकार यमुनानगर में 5352 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल एक्सपेंशन यूनिट स्थापित कर रही है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी वितरण कंपनियों की 10वीं वार्षिक एकीकृत रैंकिंग के अनुसार DHBBN और UHBBN को क्रमशः A+ और A की ग्रेडिंग दी गई है। परिवहन माननीय सभासदों, परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इन ओपन लूप का उपयोग करके यात्रियों को टिकट जारी करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू की है। इससे न केवल कार्य में दक्षता है बल्कि टिकटों से होने वाले राजस्व संग्रह में भी सुधार होगा। इसे लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला बड़ा राज्य है। इस परियोजना का उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 29 नवंबर 2022 को किया गया था। विभाग ने PPP मोड पर निट फरीदाबाद इस पोर्ट के विकसित किया है। PPP मोड के तहत गुरुग्राम, करनाल, पिपली, सोनीपत और बल्लागढ़ में नए बस अड्डों का निर्माण भी प्रस्तावित है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी हरियाणा अधिसूचित की गई है और राज्य सरकार द्वारा मोटर वाहन कर में देय कर के 10% का स्क्रैपेज मूल्य की 50% छूट के साथ पंजीकरण शुल्क में 25% छूट डील प्रदान की गई है। आधारभूत संरचना माननीय सभासदों, मेरी सरकार माल और यात्री यातायात में वृद्धि और बढ़ी हुई सार्वजनिक सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में अपनी सड़कों के साथ साथ रेलवे के बुनियादी ढांचे का लगातार उन्नयन कर रही है। हमारी पहल पर भारत सरकार ने हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तावित हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। यह 122 किलोमीटर विद्युतीकृत डबल रेलवे लाइन सोना मानेसर और खरकोड़ा दिल्ली को बाईपास करेगी और पलवल को हरसाना कलन से उत्तरी हरियाणा तक जोड़ेगी। हरियाणा सरकार की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हरियाणा राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को हाथ में लिया है। इन परियोजनाओं में 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल हैं, जिनमें से इस्माइलाबाद नारनौल एक्सप्रेसवे और दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का सोहाना दौसा राजस्थान भाग पूरा हो गया है। अन्य प्रमुख परियोजनाओं में फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास मंडी डब्बोवाली से हरियाणा राजस्थान सीमा के 6 लेन की जा रही है। इसी प्रकार गोवाना सोनीपत रेवाड़ी बाईपास पटौदी बाईपास सहित गुरुग्राम पटौदी रेवड़ी सड़क रेवाड़ी सड़क ग्रीनफील्ड जिंद गोवाना शाह से शाहबाद तक सड़क को 4 लेन बनाना और दारूहेड़ा भिवाड़ी लिंक सड़क का सुधार शामिल है। भारत सरकार के सार्वजनिक निर्वेश बोर्ड ने पूर्व पश्चिम दिशा में चलने वाला नए एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो मंडी डबवाली कलनवाली शार्दुलगढ़ रेटिया बूना और प्रभुवाला उछाना नागुरन सफीडन पानीपत शहर को जोड़ेगी। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नियमित रूप से NCT दिल्ली के साथ मेट्रो
कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान 6 करोड़ 15 लाख रुपए की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 30 करोड़ 85 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। माननीय सभासदों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में निरंतर घाटे का पूर्ववर्त रुग्णान इस वर्ष 2000 करोड़ रुपए के चालू लाभ के साथ बदल गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने यह उपलब्धि दक्षता, प्रभावी प्रबंधन और परिसंपत्तियों को मुक्त करके हासिल की है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान। माननीय सभासदों, मेरी सरकार ने ई उपचार एप्लीकेशन को पूरे हरियाणा में 56 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में सफलतापूर्वक लागू किया है। रोगियों ने लगभग 8 करोड़ 2 लाख विजिट करके ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाए और उनका रिकॉर्ड इस एप्लीकेशन में डाला गया है। जिला करनाल के गांव कुटेल में स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में 730 बिस्तरों के साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा होगी। मेरी सरकार भिवानी, जिंद, खैतल, यमुनानगर तथा नारनौल में सरकारी मेडिकल कॉलेज, नलर, नूह में डेंटल कॉलेज, फरीदाबाद, रेवाड़ी, खैतल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया में। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल का विस्तार किया जा रहा है। पलवल, सिरकी, दादरी, फतेहाबाद और पंचकुला में मेडिकल कॉलेजों की घोषणा से हर जिले में मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री जी का विजन हासिल किया जा सकेगा। मादरी मनेठी जिला रेवाड़ी में नया एम्स स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मेरी सरकार ने भारत सरकार को 210 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई है। आयुष विभाग ने 298 व्यायामशालाएं अपने अधिकार में ली है। व्यायामशालाओं में 750 योग सहायकों ने कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। उद्योग। माननीय सभासदों, हरियाणा ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के मूल्यांकन में भाग लेने वाले 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2022 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। हरियाणा को भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में भी अचीवर का दर्जा दिया गया है। इंटरैक्टिव पोर्टल द्वारा समर्पित सिंगल रूप क्लियरेंस सिस्टम उद्यमों से संबंधित सभी क्लियरेंसेस सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहा है। अब तक इसने औद्योगिक स्वीकृतियों से संबंधित 4 लाख से अधिक सेवा अनुरोधों को संसाधित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में औसत निकासी समय 22 दिन से घटकर 12 दिन हो गया है। 99% से अधिक टिकट समय पर क्लियर हो जाती है। मेरी सरकार खरखैदा, सोनीपत के पास लगभग 3300 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक टाउनशिप और सोना में लगभग 1400 एकड़ पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप की विकास पर काम कर रही है। IMT खरखैदा में 18,000 करोड़ रुपए के निवासी से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की परियोजना तथा 1,466 करोड़ रुपए की निवेश से सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना स्थापित की जा रही है। आबकारी एवं कराधान। माननीय सभासदों, हरियाणा GST संग्रह में देश में 6ठे स्थान पर है।
हरियाणा विधानसभा की तस्वीरें आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। सोनीपत से बड़ी खबर है। गांव मुकिनपुर में प्रवीण नाम के व्यक्ति की हत्या का यह पूरा मामला है। सोनीपत CIA2 ने मामले में बड़ा खुलासा किया है। हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर सुनील ने पीट कर हत्या की थी। प्रवीण ने आरोपी सुनील को शराब में मिलाकर यहां पर मूत्र पिलाया था। शराब में मूत्र पिलाने से आहत था आरोपी सुनील। दोनों के बीच जुए के पैसों का भी लेन देन था। सोनीपत CIA2 ने सुनील को गिरफ्तार किया है। आज आरोपी सुनील को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हत्या आरोपी सुनील दिल्ली डिपो में तैनात था। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया गया है। आज आरोपी सुनील को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हत्या आरोपी है सुनील, जो दिल्ली डिपो में तैनात था। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ा खुलासा यहां पर CIA2 की टीम ने किया है। चलो एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं हरियाणा विधानसभा की। विरासत, कला, सांस्कृतिक और पर्यटन। माननीय सभासद, मेरी सरकार का हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान है। कुरुक्षेत्र में कृष्णा सर्किट, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, माधोगढ़, नारनौल का हेरिटेज सर्किट प्रसाद योजना के तहत आदिबद्री, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा और माता मनसा देवी मंदिर, आरावली गोल पार्क, थीम पार्क और बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक, यादविंद्रा उद्यान का जीर्णोद्धरण आदि विभिन्न पहले पाइपलाइन में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए राखी गढ़ी में हड़प्पा संस्कृति पर एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। जिला फतेहाबाद में पूर्व हड़प्पा स्थल कुनाल में एक साइट संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार के सराहनीय प्रयासों से कुरुक्षेत्र की पावन नगरी में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से कुरुक्षेत्र ने अब सही अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा हासिल कर लिया है। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कनाडा में मनाया गया और अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया में इस महोत्सव का आयोजन प्रस्तावित है। माननीय सभासदों, हमारे देश में अनेक संत, महात्माओं, ऋषि, मुनियों और गुरुओं ने मानवता का मार्गदर्शन किया है और जीवन का सही रास्ता दिखाया है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाओं पूरे मानव समाज की धरोहर है। उनकी शिक्षाओं को जन जन, विशेषकर भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना शुरू की है। पर्यावरण संरक्षण। माननीय सभासदों, औद्योगिक विभागों सहित समाज के सभी वर्गों में पर्यावरण संवेदनशील और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए IMT मानेसर गुरुग्राम के स्वर्ण जयंती पर्यावरण परीक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। राज्य का शिवालिक क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता संपदा के लिए जाना जाता है। प्रकृति और प्राकृतिक संपदा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कालका से कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रेल बनाया जा रहा है। माननीय सभासदों, भारत की विश्व स्तर पर विशेष पहचान बनी है। वह केंद्र और राज्य सरकार के सतत प्रयासों से यह और अधिक समृद्ध होगा। मेरी सरकार ने सभी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नीतियों के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित किया है। मेरी सरकार ने प्रत्येक हरियाणवी का कल्याण सुनिश्चित किया है और राज्य को उद्योग, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पर्यटन के हब के रूप में स्थापित करके हमेशा अपने लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए समर्पित रहेगी। मेरी सरकार जनसांख्यिकी लाभ का सदुपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के आर्थिक वृद्धि प्रक्षेप पथ पर युवाओं के रोजगार के सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हरियाणा भारत को $5 ट्रिलियन की
अर्थव्यवस्था बनाने के राष्ट्रीय प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा योगदान करने के लिए तैयार है। माननीय सभासदों, हरियाणा के लोग अपनी आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति तथा अपने सपनों को साकार करने के लिए आपकी तरफ निहार रहे हैं। अंत्योदय के लिए प्रतिबद्ध मेरी सरकार सुनिश्चित करेगी कि समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के समान अवसर मिले और प्रत्येक व्यक्ति पूर्णता का जीवन जिए। मैं यह उपस्थित सभी महानुभावों से मेरी सरकार के इस प्रयास में समर्थन की अपील करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस सम्मानित सदन का प्रत्येक सदस्य परिचर्चाओं और विचार विमर्श से सक्रिय और रचनात्मक भागीदारी करेगा तथा राज्य और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले सुझाव देगा। माननीय सभासदों, मेरे अभिभाषण की प्रतिलिपि आपको बांटी दी गई है। मैंने उसके महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत भी किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर संपूर्ण रूप से परिचर्च करेंगे और अपने सुझाव मेरी सरकार को देंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हरियाणा। विधानसभा का बजट सत्र और राज्यपाल का अभिभाषण आप सुन रहे थे। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रहे थे। जो भी कार्रवाई यहां पर प्रशासनिक और सरकारी तौर पर की गई है, उस बात की भी जानकारी उन्होंने दी है। जो योजनाएं सरकार की तरफ से चला जा रही है और जिसका सुचारू रूप से यहां पर संचालन हो रहा है, इस बात का भी जिक्र यहां राज्यपाल ने किया। ये टाइपिंग का एरर है। तो विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। राज्यपाल का अभिभाषण आप सुन रहे थे। अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इंडिया मीडिया सेंटर हरियाणा द्वारा हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं वरिष्ठ पत्रकार आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। सदन में उनके द्वारा दिए गए अभिभाषण पर हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अब सदन 30 मिनट के लिए स्थगित है। तो हरियाणा विधानसभा का ये बजट सत्र और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू हो गया है। अभी फिलहाल 20 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को रोका गया है।
आपको बता दें कि इस दौरान राज्यपाल ने तमाम बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में हरियाणा विधानसभा का ये पहला सत्र और जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए गरीब परिवारों की वार्षिक आय बढ़ी है। अब तक 3 लाख से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अमृतकाल में हरियाणा विधानसभा का ये पहला सत्र है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का जिक्र करते हुए राज्यपाल नजर आए। इसके अलावा प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य का भी उन्होंने जिक्र किया है। इंडिया @100 के विजन पर भी प्रकाश डालते हुए नजर आए राज्यपाल इस दौरान। तो ये अहम खबर हम आपको बता रखे हैं इस वक्त की। आपको ये भी बता दें कि वसुधैव कुटुंबकम की महान विरासत को बढ़ावा दिया गया है प्रदेश में। राज्यपाल ने संबोधन में कहा कि सरकार को हमारे देश द्वारा G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करने और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करने पर गर्व है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता करने का इससे अधिक उपयुक्त समय नहीं हो सकता। तो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू हुआ। अभी फिलहाल 20 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को रोका गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं इस बार विपक्ष के पास। सदन के हंगामेदार रहने के भी आसार इस बार दिख रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्षी दल कांग्रेस, इनेलो ने सरकार को घेरने के लिए पहले ही रणनीति तैयार कर ली है। बैठकों का दौर भी चला। कांग्रेस ने बैठक की और कैसे सरकार को घेरा जाए इसे लेकर रणनीति बनाई है। बेरोजगारी महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की 50% अंक, नेगेटिव मार्किंग शर्त, बुजुर्ग पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम और लोहारू कांड इस बार गरमा सकते हैं सदन की कार्यवाही के दौरान।